नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं आए दिन जो है क्लास नहीं दे पाता, ठीक है। और उन सब से भी माफ़ी मांगना चाहता हूं जो मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़े हों या फिर मेरी वजह से उन्हें थोड़ी भी तकलीफ़ हुई हो, ठीक है। तो आज हम चलते हैं महाजनपद काल। हमें जो पढ़ना था, हमारे जो सिलेबस का PCS के सिलेबस था, उसमें हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक था वो महाजनपद काल था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो महाजनपद काल से शुरू करते हैं। और महाजनपद काल का जो समय है वो 600 BC से लेकर 400 BC तक है, ठीक है। तो लिख लीजिए ये भी यहाँ पे 600 BC मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व का जो समय है उसे महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महाजनपद काल में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। महाजनपद काल में देखिए हमें पढ़ना है महाजनपद का विकास कैसे हुआ। महाजनपद का विकास, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है राज्य का विकास। राज्य का विकास कैसे होता है। उसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति जो हुई है वो महाजनपद काल में ही हुई है, ठीक है। तो द्वितीय नगरीय क्रांति और नगरों का विकास हमें पढ़ना है। नगरों में कौन कौन सा विकास हुआ है, जैसे वाराणसी हुआ है, कौशाम्बी और उज्जैनी, ये जो नगर हैं इनका विकास हुआ था, ठीक है। और जैसे उत्पादन प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन हुआ था इसी समय, ठीक है। और लोहे का कृषि क्षेत्र में प्रयोग, महाजनपद काल में ही सबसे बेहतर तरीके से हुआ। और धान की रोपाई विधि, धान की पहले छिटुआ विधि थी। इससे पहले जो खेती हुआ करती थी 600 BC से पहले वो छिटुआ विधि से होती थी। धान को क्या है छिट दिया जाता था। वैसे छिटुआ विधि के बाद क्या है, पहले हम धान को क्या छिट देते हैं। ढेर सारा जब धान का बीज हो जाता है तो हम उसे उखाड़ के गाड़ देते हैं, पानी चला के उस पानी को भर के गाड़ देते हैं, तो उसे हम रोपाई कहते हैं ना। तो यही है धान की रोपाई विधि। तो ये महाजनपद काल में हमें, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इतना पढ़ना है। तो ये आप एक बार लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसे मिटा के। आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। वैसे भी मैं काफ़ी आराम से लिखता हूँ और काफ़ी आराम से बता भी रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, पहली बात तो कुल महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद हैं, ठीक है। 16 क्या हैं, महाजनपद हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रंथ में कितना बताया गया है, कितने महाजनपद को बताया गया है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यह राजनैतिक संरचना है, इसकी राजनैतिक संरचना की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो सबसे लिख लेते हैं राजनैतिक
संरचना के विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले परिवार बना। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, परिवार बना। अब परिवार से क्या बनता है, परिवार से बनता है क्या, आप लोग जानते होंगे। परिवार जब हो जाएगा, परिवार से क्या बनेगा, परिवार से कुल बनता है। क्या बनता है, कुल बनता है। और जब कुल हो जाता है, कुल मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परिवार होती है। फिर उसके जब परिवार में ढेर सारे परिवार मिलते हैं तो क्या, कुल बन जाता है। और जब ढेर सारा कुल मिलता है तो क्या बनता है, ग्राम बनता है, मतलब अपना गांव बनता है। और जब गांव बन जाता है तो हम क्या बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं ब्लॉक। ठीक है, उस टाइम जो बना है वो बताते हैं, उसे 20 कहा जाता था। ठीक है, और 20 को ही हम क्या कहते हैं, अब ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और जब ब्लॉक बन जाता है तो हम क्या बनाते हैं, फिर हम जन बनाते हैं। जन मीन्स होता है कबीला, और जन मीन्स होता है जनस सुगोपा, राजन, राजन भी कहते हैं। ठीक है, कबीला। ठीक है, या फिर तहसील भी कह सकते हो। और जब जन बन जाएगा तो जन से क्या बनेगा, जनपद बनेगा, जो जिला कहा जाता है। और जब जिला बन गया तो फिर क्या बना, महाजनपद बना। ठीक है, और जब महाजनपद बन गया तो फिर क्या बना, राज्य बना। और जब राज्य बन गया तो फिर साम्राज्य बन गया। ठीक है, और ये साम्राज्य कब बना, नंद वंश। ठीक है, पद्म नंद ने क्या बनाया था, साम्राज्य बनाया था। अभी मैं इसके बारे में ही आगे पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आप करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जो महाजनपद है, वो महाजनपद जो है हमारे 3 देशों में फैला हुआ है। लिख लीजिएगा, महाजनपद 3 देशों में फैला हुआ है। पूछ सकता है कि महाजनपद कितने देशों में फैला है, तो महाजनपद 3 देशों में फैला है, देशों में फैला है, फैला हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, एक अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। दूसरा कौन है, पाकिस्तान हमारा। और हमारा तो है नहीं, किसी पहले हमारा था, अब बट गया है। और दूसरा हमारा भारत है। हमारा क्या है, हमारा सिर्फ भारत है अब। ठीक है, जो कंबोज का एरिया, जब मैं नक्शा बनाऊंगा तो ही बता दूंगा, जो कंबोज में पड़ता है, सॉरी, जो अफगानिस्तान में कंबोज है, पाकिस्तान में गांधार है, और बाकी जो 14 हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे भारत में है। ठीक है, तो आगे चलें। अब इतना आएगा नहीं तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर ऊपर से चलते हैं। ठीक है, नहीं एक चीज़ नीचे और जान लेते हैं। ठीक है, नीचे दो अभी आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, अगर आ रहा है तो। हाँ, आ जाएगा। महाजनपदों का जो आकार है वो बौद्ध धर्म में, उसे मतलब बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि इसका आकार कैसा है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, महाजनपद का आकार बौद्ध धर्म के ग्रंथ में की गई है। महाजनपद का आकार बौद्ध धर्म के ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, देखो जो उत्तर से उत्तरी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, महाजनपद का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र हमारा कैसा है, उत्तरी क्षेत्र हमारा आयताकार है। कैसा है, आयताकार। अभी मैं जब नक्शा बनाऊंगा दिखाऊंगा। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्र कैसा है, दक्षिणी क्षेत्र हमारा त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, और उत्तरी और दक्षिणी दोनों कैसा है, दोनों कैसा है, तो वो बैल की आकृति में है। कैसा है, बैलगाड़ी की तरह।
ठीक है, की तरह हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना आप लोग कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, फिर हम आगे। अब 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। 16 महाजनपद भी कुछ उल्लेख हुए हैं किसी ग्रंथ में, या किसी ग्रंथ में 250 का भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें कितना किया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला जान लेते हैं, पहले लिख लीजिए 16 महाजनपदों का उल्लेख। 16 महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, नंबर 1 डाल के लिखिएगा। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो ये कौन से किस ग्रंथ का है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद बताए गए हैं। ठीक है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ, किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, और उसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय जो है उनका ग्रंथ है। दूसरा उल्लेख जो है भगवती सूत्र में किया गया है। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र कौन से धर्म के ग्रंथ हैं, तो जैन, ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा, तीसरा महावस्तु। महावस्तु, महावस्तु क्या है, महावस्तु भी क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी कितने हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। चौथा आप लोग लिख लीजिएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने हैं, तो 22 महाजनपद हैं। ठीक है, 22 महाजनपदों का उल्लेख है। और पांचवा महाभारत है, महाभारत। तो महाभारत में कितने का है, 250 महाजनपदों का उल्लेख है। और छठा जो है हमारा दक्षिण भारत का एक ग्रंथ है, दक्षिण भारत का ग्रंथ शिल्पादिकारम। क्या नाम है उसका, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम में कितने जनपदों का उल्लेख है, तो 3 महाजनपदों का उल्लेख है। कौन कौन सा, मगध, वत्स और अवंती। मगध, वत्स और अवंती का 3 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें। तो इतनी चीज़ें जो है आप लोग जान लीजिए, फिर इसके बाद बनाते हैं हम नक्शा। ठीक है, तो आप लोग रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा, फिर से मिटाने जा रहा हूँ मैं। ये रहा हमारा नक्शा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत का, और ये हो गया हमारा पाकिस्तान, और ये हमारा हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अफ़गानिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे क्या था, कंबोज। ठीक है, और ये हमारा गांधार। ठीक है, ये हमारा, ये वाला जो है अफ़गानिस्तान है, और ये वाला हमारा क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है,
लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम जान लेते हैं, पहले तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं मगध से। यहाँ पे क्या है, ये मगध है, ठीक है। मगध को बाहर लिख, यहीं पे लिख दिया जाए, चलो यहीं पे लिख देते हैं मगध, ठीक है। और मगध के जो पश्चिम में है तो ये हमारा काशी है, काशी महाजनपद, ये मगध महाजनपद। और काशी के जो उत्तर में है वत्स मतलब कौशाम्बी महाजनपद। और कौशाम्बी के जो पूरब उत्तर में है वो पांचाल है, पांचाल महाजनपद। और पांचाल के इधर पश्चिम में यहाँ पे जो है ये वत्स के उत्तर में है, ठीक है। वत्स के उत्तर में यहाँ पे क्या है, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। और पांचाल के यहाँ पे हमारा मत्स्य महाजनपद है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यहीं पे कुरु महाजनपद भी है, लिख लीजिएगा कुरु महाजनपद, ठीक है। अब आते हैं इधर, और इसके जो है पूरब में अंग है, अंग महाजनपद है, ठीक है। और मगध के जो है उत्तर में मल्ल गणराज्य हैं, मल्ल गणराज्य, यहाँ पे मल्ल गणराज्य कर लीजिएगा। और मल्ल के बाद यहाँ पे वज्जी कर लीजिएगा, वज्जी गणराज्य, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया कौशल, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो गिन, अभी मैं पूरा बना लूँ इसके बाद फिर, ठीक है। तो यहाँ काशी हो गया, काशी के यहाँ पे हो गया अवंती, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया अस्मक, ठीक है। यहाँ गांधार है, यहाँ कंबोज है, ये हो गए होंगे अब 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है, एक तो कोई कम है, कहाँ से कमी हुई है। पांचाल हुआ है, पांचाल भी हो गया है, वत्स भी हो गया है, काशी भी हो गया है, मल्ल गणराज है, वज्जी हो गया। अच्छा ये कौशल नहीं गिना था, ठीक है। 16 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी भी 8 कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सा एक नहीं है, अभी गड़बड़ है। अच्छा एक मत्स्य यहाँ, अच्छा मत्स्य तो है। अच्छा यहाँ पे एक सूरसेन भी था, यहाँ पे पांचाल के ऊपर, ये यहाँ पे कर लीजिएगा सूरसेन, ठीक है। सूरसेन भी एक महाजनपद है, ठीक है, उसे भी कर लीजिएगा। जितने महाजनपद हैं, ठीक है। अब कौन से कहाँ पे हैं ये भी जान लेते हैं। एक चीज़ तो जो पहले 14 जो हैं राजतंत्र थे, 14 क्या हैं, 14 राजतंत्र हैं, एक वज्जी, ठीक है, और एक मल्ल गणराज्य, ये क्या थे, ये गणतंत्र थे, गणतंत्र। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपदों में कौन सा ऐसा महाजनपद है जो गणतंत्र था, ठीक है। तो 2 गणतंत्र थे, गणतंत्र कितने हैं, 2, कौन कौन से, वज्जी और मल्ल। बाकी 14 क्या हैं, बाकी 14 हैं राजतंत्र, ठीक है, राजा द्वारा संचालित होते थे। और ये गण मीन्स लोगों के द्वारा संचालित होते थे। कौन कौन से, वज्जी गणराज्य है और मल्ल गणराज्य है, ठीक है। इतने क्या हैं, गणराज्य हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो और 14 जो हैं क्या हैं, मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी जो जितने बचे हैं ये कौन क्या हैं, ये राजतंत्र हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब जानना चाहते हो कौन से कहाँ है, यहाँ पे जानना चाहते हो या फिर आगे जानना चाहते हो। अगर यहीं पे जानना चाहते हो तो कंबोज को मैंने बताया है अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान।
ये हमारा पाकिस्तान, ठीक है। जो ये चेदी है, चेदी हमारा बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में है। और अवंती हमारा मालवा एमपी में है, एमपी, ठीक है। अस्मक हमारा है गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है। अंग हमारा कहाँ है? अंग हमारा बिहार, पूर्वी बिहार में है, पूर्वी बिहार। मगध भी क्या है? पूर्वी बिहार। मगध बिहार लिख लो सीधा सीधा, कहाँ पे? बिहार, ठीक है। और कौशल, कौशल हमारा है, राजा इसके प्रसेनजीत थे, ये तराई में है, तराई, गंगा के तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र में है, ठीक। काशी जानते ही हो, वाराणसी अपना काशी, और वत्स जानते हो, कौशाम्बी लिख लो तब भी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश वाराणसी, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं? यूपी में है। मगध हो गया, काशी हो गया, अस्मक हो गया, और मत्स्य भी यहाँ लिख लो। मत्स्य बरेली में है हमारा, ठीक है। और चेदी भी हो गया, पांचाल तो बरेली में है, मत्स्य राजस्थान में है, ये राजस्थान कर लो, ये पांचाल को लिख लो, ये बरेली, ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हो गया, कौशल हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, अस्मक हो गया। कुरु जो हमारा मेरठ में है, कहाँ पे है? मेरठ, ठीक। और कुछ बचा है, बाकी सब हो ही गया है, ठीक है। कौन से कहाँ हैं वो भी देख लीजिए आप लोग, एक बार नक्शा बना के इसे पूरा लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो हमारा मल्ल गणराज्य है ये देवरिया में है, यूपी देवरिया, लिखना चाहिए तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। यूपी के देवरिया में स्थित है, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार नक्शा देख लीजिए, इसके बाद फ़ोटो खींच लीजिएगा नक्शे का, और आराम से जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट देके लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें बहुत आगे तक बताना है और काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो टाइम लगेगा उसमें। सबसे पहले हम चलते हैं काशी महाजनपद से, ठीक है। काशी महाजनपद, पहला लिखते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ है? वाराणसी है राजधानी, राजधानी उस समय क्या थी? वाराणसी सी। वाराणसी को हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक वरुणा और दूसरा असी, ठीक है। वाराणसी में जो है दो नदियां हैं, एक वरुणा है, एक असी है। वरुणा क्या है? वरुणा जो है ये उत्तर प्रदेश के दो जिलों का बॉर्डर है, ठीक है, दो जिलों का बॉर्डर है। वाराणसी, वरुणा जो है उत्तर प्रदेश के दो जिलों का बॉर्डर है। बॉर्डर में कौन कौन सा? एक हमारा प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, ठीक है, इसका बॉर्डर है, और दूसरा हमारा जौनपुर का बॉर्डर है, ठीक है। ये दो बॉर्डर जो है, और ये असी भी नदी है, और ये असी का अभी उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ है, उत्खनन कार्य जो है किया जा रहा है, प्रारंभ है लिखिए।
अभी जल्दी से इसका उत्खनन कार्य असी नदी का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो वो वरुणा और असी, राजधानी काशी की वाराणसी है और ये इस नदी के तट पे स्थित है। अब अगर कोई पूछे काशी के संस्थापक कौन है, तो अब मैं इतना मिटा रहा हूँ ये। ठीक है, हाँ, काशी के संस्थापक लिख लीजिएगा। काशी के संस्थापक दिवोदास, संस्थापक कौन है? दिवोदास, दिवोदास जी। ठीक है, अगर संस्थापक पूछे तो, क्योंकि महाजनपद जो है, महाजनपद कब बना है? 600 BC। ठीक है, 600 BC से महाजनपद स्टार्ट हुआ है और 600 BC के पहले जो है काशी का निर्माण हुआ था। तो काशी का जो संस्थापक थे वो किसे हैं? वो दिवोदास को माना जाता है। ठीक है, आगे काशी के जो अधीन था वो काशी के जो है तीन महाजनपदों को अपने बस में किया हुआ था। ठीक है, काशी के अधीन कौन कौन से महाजनपद थे? तो एक मगध था। मगध पहले क्या था? काशी के अधीन था। अभी मगध का उत्कर्ष जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक कि मगध अपने आप को कितना ज़्यादा शक्तिशाली बना लेता है। मगध था और मत्स्य भी था। ठीक है, और हमारा कौशल भी था। ये किसके अधीन था? ये हमारे काशी के अधीन था। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए काशी के अधीन महाजनपद कौन कौन से थे, अभी सब के सब मगध के अधीन सब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले क्या है? पहले ये काशी के अधीन मगध, मत्स्य और कौशल था। ठीक है, इतना जान लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले अगर बात करें कि काशी का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला है, तो अथर्ववेद में मिला है। लेकिन ऋग्वेद में भी कहा गया है, एक बार काशी का उल्लेख किया गया है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में काशी के राजा काशी के राजा कास के भाई ग्रीष्मद ऋषि का नाम है। अभी आगे मैंने जब वेद पढ़ा है उसमें मैंने बताया है, ग्रीष्मद थे। ठीक है, काशी के राजा कास के भाई ग्रीष्मद हैं, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। लेकिन ये पूरी तरह से एक ही बार उल्लेख किया गया है, तो इससे क्लियर नहीं होता है। लेकिन अथर्ववेद में काशी का उल्लेख जो है 2-3 बार किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, इसका उल्लेख जो है सबसे बढ़िया तरीके से अथर्ववेद में किया गया है। अगर पूछे अथर्ववेद में काशी का सबसे पहली बार उल्लेख हुआ है, अगर पूछे कि काशी का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ है, तो काशी का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, ये दूसरा मंडल मैंने बताया है। ऋग्वेद जब पढ़ोगे, ऋग्वेद में मैंने ये भी बताया है कौन सा मंडल कब लिखा गया है, उसके बाद फिर कौन सा वेद लिखा गया है। ठीक है, सारे मंडलों को मैंने बताया है वहाँ से बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसके बाद काशी का जो वार्षिक आय था वो 1 लाख मुद्रा थी उस समय 600 BC में। काशी की वार्षिक आय कितनी थी? 1 लाख मुद्रा थी उस समय 600 BC में। ठीक है, और काशी को एक और नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। IAS में एक बार पूछा भी गया है। काशी को अवमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है। क्या कहा गया है? अवमुक्त क्षेत्र
अभिधान, अभिधान भी कहा जाता है। वो पूछ सकता है काशी को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो काशी को अन्य उसका दूसरा नाम अवमुक्त क्षेत्र अभिधान है। ठीक है। और 600 BC में जो इसके राजा थे वो भी जान लीजिए। 600 BC में काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे। 600 BC में काशी के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है। और काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल के राजा दीक्षित को पराजित किया था। ठीक है। तो दीक्षित के जब पराजित हो गए तो उसके बाद वहाँ के जो राजा कंस हुए, तो कंस जो है ब्रह्मदत्त को पराजित कर लिए। ठीक है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक। तो ब्रह्मदत्त जो है कौशल पे जो है आक्रमण करते हैं। अब कौशल के उस टाइम के राजा कौन थे? मैंने अभी बताया है, राजा दीक्षित थे। ठीक है। तो राजा दीक्षित जो हैं राजा हैं ये। ठीक है। तो ब्रह्मदत्त इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और इनसे जो है इनका जो कौशल छीन लेते हैं। ठीक है। और कौशल के फिर जो है अगले राजा कंस हुए थे। तो कंस फिर क्या करते हैं? कंस फिर जो है ब्रह्मदत्त पे आक्रमण करते हैं और जो है कंस जो है इनसे फिर जीत लेते हैं। तो ये किसके अधीन हो गया? फिर ये काशी किसके अधीन चला गया? फिर चला गया ये कौशल के अधीन। ठीक है। अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे कि कौशल भी के मगध के अधीन हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कितना आ रहा है? दूसरा हमारा है कौशल महाजनपद। ठीक है। मिटाया जाए। कौशल दूसरा हमारा कौन सा मैं बताने जा रहा था? तो कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद। ठीक है। वर्तमान फैजाबाद है ये। ठीक है। वर्तमान फैजाबाद में है ये कौशल, ये लिख लीजिएगा। और कौशल जो है दो भागों में बटा था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ठीक है। उसकी राजधानियां दोनों की अलग अलग थीं। ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, कौशल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ठीक है। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी, ये भी लिख लीजिएगा। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। क्या थी? साकेत। यहीं पे श्रावस्ती भी लिख लेना। ठीक है। और ये दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावत थी। कुशावती, हाँ, कुशावती राजधानी। ठीक है। ये जो है उत्तरी कौशल जो है, उत्तरी कौशल इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ठीक है। ये जो उत्तरी कौशल किससे संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश, जिसमें भगवान राम का उल्लेख किया गया है, दशरथ जी का उल्लेख किया गया है, वो सब इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है। और जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु तो जानते ही होंगे। ठीक है। कपिलवस्तु भी कौशल महाजनपद में शामिल थी। किसमें? कौशल महाजनपद में।
शामिल थी। और ये कौशल के जो राजा उस टाइम थे 600 BC में, ये प्रसेनजीत जी थे। राजा कौन था? प्रसेनजीत। कपिलवस्तु जानते होंगे, भगवान बुद्ध, ठीक है। तो प्रसेनजीत कहते हैं कि जो बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी जिस कुल से हैं उस कुल से मैं भी हूँ, हम उम्र बताते हैं, ठीक है। बुद्ध जी को अपना हम उम्र बताते हैं, हम उम्र, ठीक है, हम उम्र बताते हैं। जैसे समकालिक होते हैं ना, कि हमारे समान हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को क्या बताते हैं? प्रसेनजीत बुद्ध जी को क्या बताते हैं? हम उम्र बताते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि जिस कुल से बुद्ध जी थे उस कुल से मैं भी हूँ। प्रसेनजीत जी कहते हैं कि जिस कुल से बुद्ध जी थे उसी कुल से मैं भी हूँ। बुद्ध जी की जितनी उम्र है उतनी उम्र मेरी भी है, ठीक है। बुद्ध जी जिस कुल से हैं या बुद्ध जी जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ से मैं भी निवास करता हूँ, ठीक है। ऐसा प्रसेनजीत जी कहते थे, ठीक है। अपना हम उम्र बताते हैं। अगर पूछ लेगा कि बुद्ध जी के हम उम्र कौन है, तो बुद्ध जी के हम उम्र प्रसेनजीत जी अपने आप को बताते हैं, ठीक है। लाइट में प्रॉब्लम है। चलिए, ये कौशल महाजनपद इतना कर लेते हैं, कौशल महाजनपद को ख़त्म। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि 37-38 मिनट हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में हम और बताते हैं, शायद नीचे ना आए इसलिए मिटा रहा हूँ, ठीक। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए। सहेत और महेत, कौशल में दो चीज़ें बताई गई हैं कि क्वेश्चन भी पूछा है कई बार कि सहेत किसे कहा गया है और महेत किसे कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये सहेत महेत का संबंध किससे है? सहेत महेत का संबंध लिख लीजिए इसको क्वेश्चन के तौर पे, संबंध किससे है, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती को महेत कहा जाता है, लिख लीजिएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती को क्या कहा जाता है? तो महेत कहा जाता है, महेत कहा जाता है। और सहेत तो कौशल का एक व्यापारी था, जो व्यापारिक होते हैं, बहुत धनी व्यापारिक था। अनाथ पिंडक के नाम से, जैसे इस टाइम हमारे अंबानी परिवार हैं, ठीक है, वैसे था। तो उन्होंने राजा जेठ से 80 करोड़ में जो है 80 करोड़ मुद्रा में क्या खरीदा था? एक उपवन खरीदा था, लिख लीजिए, इसे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। कौशल के व्यापारी, कौशल के एक व्यापारी, कौशल का एक व्यापारी था जिसका नाम अनाथ पिंडक, क्या नाम था? अनाथ पिंडक, जिसका नाम अनाथ पिंडक था। वह कौशल के राजकुमार, वह राजकुमार लिख लो, राजकुमार का नाम जेत था। जेत से 80 करोड़ मुद्रा में जेतवन विहार खरीदा था। क्या खरीदा था? जेतवन विहार, ठीक है। विहार का मीन्स होता है निवास स्थल, ठीक है। जेतवन विहार
खरीदा था, खरीद कर जो है ये बुद्ध जी को दे दिया था। ठीक है, इसी जेतवन विहार को हम क्या कहते हैं, सहेत कहते हैं। ठीक है, इसी खरीद कर बुद्ध जी को दे दिया था। ये क्या हुआ कि बुद्ध जी अपना उपदेश दे रहे थे, उस टाइम अनाथ पिंडक भी वहाँ पे आया हुआ था, तो बुद्ध जी से वह बहुत प्रेरित हुआ। प्रेरित होने के बाद उसने क्या किया, राजकुमार जेत से जो है 80 करोड़ रुपए की मुद्रा से ये जेतवन विहार खरीदा और जेतवन विहार खरीद को बुद्ध जी को दे दिया। ये क्या होता था, जैसे कि पहले बरसात होती थी तो बरसात में जो है जितने भी बौद्ध धर्म के लोग थे वो अब बरसात में कहीं नहीं जाते थे। वो जो बरसात जो 3-4 महीने बरसात हुआ करता था, उस 3-4 महीने जो है वहीं पे जो है निवास करने लगते थे। वह जहाँ रहते थे वहीं पे उनका जेतवन विहार टाइप का बना हुआ करता था, निवास स्थल बना हुआ करता था। बाकी वो जो 4 महीने निवास मतलब वो अपने निवास स्थल पे रहते थे, बाकी जो 3 ही महीने रहते थे, तो नहीं तो 4-4 महीने का होता है। हाँ, तो 4 महीने वो जो निवास करते थे, तो 4 महीना निवास करने के बाद बाकी जो 8 महीने बचाव करते थे, वो 8 महीने जो है उपदेश दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जेतवन विहार दिया था, ये खरीद कर बुद्ध जी को दिया था। लिख लीजिए, ये भी जी को दिया। इसी जेतवन विहार को सहेत कहा जाता है। इसी जेतवन विहार को सहेत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहेत कहते हैं। जैसे बिंबिसार ने बेलवन विहार दिया था, लिख लीजिए ये भी थोड़ा सा। बिंबिसार ने क्या दिया था, बिंबिसार ने कौन सा विहार दिया था, तो वेलुवन विहार, वेलुवन विहार दिया था बुद्ध जी को। ठीक है, अशोक ने राम विहार दिया था। अशोक ने कौन सा विहार दिया था, अशोक ने राम विहार लिखिएगा। वैशाली के लिच्छवी ने क्या दिया था, लिच्छवी द्वारा दिया गया था कौन सा, कुटासाग्र, कुटासग्र, सग्र विहार। और वैशाली की वेश्या थी एक आम्रपाली। ठीक है, या गणिका लिखिए, वैशाली की गणिका, गणिका लिखते हैं, वैश्या को कहते हैं। ठीक है, तो वैश्या ने कौन सा विहार दिया था, आम्रवाटिका दिया था, आम्रवाटिका विहार। विहार, ठीक है, इसने दिया था। ठीक है, तो ये जहाँ भी उपदेश देने जाते थे, जैसे बिंबिसार के अगर मगध पे पहुँचे हैं, वहाँ पे बारिश होने लगी तो यहाँ पे रुक जाते थे। ठीक है, और ये तो पूरा राज महाराजा था ही, ये तो बहुत दूर तक इनका साम्राज्य था। लिच्छवी में आते थे तो ये क्या है, अगर बरसात होने लगी तो 4 महीने यहाँ रुक जाते थे। अगर वैशाली में आए तो जो गणिका थी आम्रपाली वाटिका में जाके रुक जाते थे। अभी आम्रपाली जो है बिंबिसार जो हैं वैशाली आए और वैशाली में ये 7 दिन तक निवास किया। ठीक है, वैशाली की एक बहुत ही सुंदर गणिका थी, ये कौन, आम्रपाली। ठीक है, तो ये आए और यहाँ 7 दिन तक रहे। 7 दिन तक अभी उनका एक लड़का है अभय, बिंबिसार का एक लड़का कौन है, अभय है। ठीक है, कहा जाता है कि अभय जो है यही आम्रपाली से उसका जन्म हुआ है और उसने एक जीवक का नाम सुना होगा, इनके वैद्य थे, बिंबिसार के वैद्य। तो अभय जो इनका लड़का है आम्रपाली से जो पैदा हुआ है, वो जीवक को क्या करता है, पालता है। जीवक क्या है, अनाथ थे, तो वो जीवक को क्या है, पालता है। ठीक है, और फिर आगे चल के चंड प्रदोत्य जो हैं
अवंती के राजा हैं, तो बिंबिसार का अवंती के राजा से बहुत टकराव चलता रहता है। तो वो उनकी तबीयत खराब होती है चंद्रप्रदोत को कि, तो ये चंद्रप्रदोत को के पास अपने जो है ये जो चिकित्सक हैं इनके जीवक, उनको भेजता है और उनसे जो है अपना व्यवहार जो है बहुत बेहतर कर लेता है। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु इनके मरने के बाद इनका लड़का ही जो है इनको मार देता है। अजातशत्रु, उसे प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, अजातशत्रु को। फिर अजातशत्रु के बाद जो है अजातशत्रु को उनका लड़का मार देता है उदयन। ठीक है, तो द्वितीय पितृहंता किससे कहा गया है? इसके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र जो है उदयन को। ठीक है, फिर उदयन क्या करते हैं? जैन जो है धर्म अपना लेते हैं, और जैन धर्म जब अपना लेते हैं तो फिर एक नागवंश के शिशुनाग जो हैं, नागवंश के शिशुनाग जो हैं वो ये मगध के वो एक थे सैनिक के, वो थे ऊंचे पोस्ट पे थे, सैनिक के जो पदाधिकारी मतलब गवर्नर थे वो थे। और उन्होंने क्या है, उदयन को जब देख लिया कि भिक्षु बन चुके हैं, भिक्षु मतलब वो जैन मतलब भिक्षु जो हो जाते हैं वो देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो जो है उदयन को जो है मरवा देते हैं। और फिर नंदवंश नहीं, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं मगध पे। लेकिन अभी यहाँ तक नहीं, वो तो मैं अभी मगध का उत्कर्ष होगा तब बताऊँगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें। जितनी जानकारियाँ आप लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, वो मुझे पता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा ग्रुप है पढ़ने वालों के पास, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर करिए और मेरे व्यूज़ को बढ़ाइए, और सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, कमेंट्स भी करिए, लाइक्स भी करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।